और खबर दोपहर में। अब खबरों को तफसील से जानेंगे। बीजेपी लीडर संजीव बालियान ने मेरठ में एक रैली से खिताब के दौरान मुतनाज़ बयान दे डाला। उन्होंने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से अपील की कि जो JNU जामिया में मुल्क के खिलाफ नारे लगाते हैं उनका इलाज एक ही है, मगरबी उत्तर प्रदेश का वहाँ 10% रिजर्वेशन करवा दो, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले पर नजरसानी की जाए या नहीं, इस पर आज महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला ने आला ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर मीटिंग में गौर ख़ौस किया गया। ज़राए के मुताबिक इस मामले पर आइंदा भी मीटिंग होगी। ज़राए के मुताबिक NCP चीफ शरद पवार ने वज़ारत दाखिला को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने पुणे पुलिस पर मुलज़िमीन को फंसाने का अंदेशा जाहिर किया था। शरद पवार ने पुलिस की कार्रवाई को बेजा और इंतकामी करार देते हुए इस पूरे मामले पर नज़रसानी करने की गुजारिश की है। MNS ने हिंदुत्व की जानिब पहला कदम बढ़ा दिया है। उसने अपने झंडे को भगवा रंग दे दिया है। आज नए झंडे को मुतारफ कराया गया। इसके अलावा MNS के मंच पर सावरकर की तस्वीर भी रखी गई है। आज MNS चीफ राज ठाकरे गोरेगांव में एक तकरीब से खिताब करने वाले हैं। नाज़रीन, कश्मीर दौरे के हवाले से मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जो लोग भी कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं वहां से मुस्बत पहलू ही निकल कर आ रहा है। का गर्व भी है और खुशी भी है कि जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश और निर्देश पर जो भी मंत्री जा रहे हैं एक बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक के साथ आ रहे हैं। 370 के खात्मे के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की 370 समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हुआ है। करप्शन का जो एक दीमक थी, जो लोगों के सरोकार को हर दिन छेद कर रही थी, उनको नुकसान पहुंचा रही थी, उसका खात्मा हुआ है। और इस बात का एहसास हर समाज के, हर क्षेत्र के, गांव के, दूर दराज के लोगों में बहुत साफ दिखाई पड़ा। लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि विकास और विश्वास का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव माहौल जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। और ये विकास और विश्वास का जो माहौल है वो हर कश्मीर के, जम्मू के भाई बहनों की आंखों में खुशी और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली को सुनिश्चित करने वाला है। लोगों से मुलाकात, लोगों के बीच में जाना, और आज पूरी दुनिया को इस बात का एहसास होने लगा है कि जो लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर में चलना मुश्किल है, जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हैं, आज जो है वो जम्मू कश्मीर बिल्कुल बदला हुआ है। एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोग सामने आगे बढ़ रहे हैं और प्रगति की मुख्य धारा के हिस्सेदार, भागीदार। NPR और NRC एक सिक्के के दो रुख हैं। इस काले कानून के खिलाफ हमें मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। अपने दौरे तमिलनाडु के मौके पर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही। मदुरई में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुनक्किदा एहतजाज से खिताब के दौरान असद ओवैसी ने मरकज़ की BJP हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने तमिलनाडु हुकूमत से इस काले कानून पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी मोदी दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड की गई है। आपको अपोज करना है, आपको हर एतबार से, हर पीसफुल तरीके से इस NPR का, NRC का, CAA का अपोज करना है। याद रखिए मेरी इस बात को, जब तक अल्लाह दुनिया को रखेगा उस वक्त तक हक और बातिल का मुकाबला होता रहेगा। हम हक पर हैं, नरेंद्र मोदी बातिल है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हक को गालिब करेगा, हक को कामयाब करेगा, बातिल को शिकस्त होगी। हम सच्चाई पर हैं, सच्चाई पर इसलिए क्योंकि हमको मुल्क को बचाना है। ये भारत, ये सरजमीन है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो दुनिया के अब्बा, हमारे अब्बा भारत में पहला कदम रखे। ये हमारे अब्बा की सरजमीन है और बाप की सरजमीन से इंशाअल्लाह हमको कोई नहीं निकाल सकता। हम मिलकर हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, हमारे दलित कायदीन के साथ, तमाम सेकुलर पार्टी के तमाम लोगों के साथ मिलकर
हमको ये लड़ाई में हिस्सा लेना है और इस काले कानून को इस मुल्क से छुटकारा दिलाना है। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सनतकार हैं। वेटरनरी साइंस में डिग्री मुकम्मल करने वाले मोहम्मद यूसुफ ने दूसरी मरतबा वक्फ बोर्ड की कमान संभाली है। अपनी साबिका मियाद में उन्होंने वक्फ बोर्ड के जरिए कई स्कीमें नाफिज की थीं। दोबारा चेयरमैन मुंतखब होने के बाद न्यूज़ 18 उर्दू से डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने खास बातचीत की। वक्फे के बाद, तवील इंतज़ार के बाद रियासत कर्नाटक में वक्फ बोर्ड कायम हुआ है। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइए सर, पहला रद्द-ए-अमल आपका क्या है? देखो, पहले मैं तमाम मसाजिद, जितने भी तंजीमात हैं, जितने भी इदारे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मुतवल्लिन साहब का शुक्रिया करता हूँ। अल्लाह ये मेरे को सेकेंड टर्म मौका दिया है। एक ज़बरदस्त रोड मैप बनाऊँगा। जितनी भी वक्फ की तादाद है इसको तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करूँगा। मैं पूरी वजाहत जब करूँगा कि जब ने मैंने एक रोड मैप बना के कौन सी प्रॉपर्टीज़ का प्रोटेक्शन देना है, कौन सा डेवलप करना है और गरीबों के लिए कितने घर देने का है। कर्नाटका स्टेट के अंदर जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी में उसको फाइनेंस कैसा लेना है, अपने अराकीन की मदद से सब कुछ करूँगा, मगर टाइम देना है। यानी कि आप जो है वक्फ की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो है 10 मेंबर्स थे, इलेक्शन हुआ है, वोटिंग हुई है और आपकी मुखालिफ में भी वोट गए हैं। ठीक है, ये तो आज जमहूरियत का निज़ाम है ना, इसको हम क्या भी नहीं कर सकते। तो ये कुदरत का भी नज़ारा है कि फिर मैंने मुंतखब हुआ। दूसरे खुद मैं भी नहीं जानता था कि मेरे साथ जो ज़बरदस्त जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर सैयद नसीर अहमद साहब और जो हमारे एक्स मिनिस्टर तनवीर सेठ साहब हैं और हमारे MLA फातिमा मैडम भी हैं, खनीजा मैडम हैं, वो गुलबर्गा तरफ से हैं। हम तमाम मिलकर काम करेंगे और कई हालत से ये वक्फ बोर्ड को एक मशहूर, एक ज़बरदस्त वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर बनाएंगे। वक्फ बोर्ड में ज़्यादातर मेंबरों का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। रियासत में बीजेपी की हुकूमत है, कैसा तालमेल रहेगा? ये कौमी इदारा है, इसमें ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। ये सभी कौम के मातहत और इत्तेहाद के साथ हम मुसलमान होने के लिए और उम्मत के रहने वाले के लिए हम ये काम करेंगे। बस वक्फ के मुबैना घोटाले पर अनवर मानेपाड़ी ने जो रिपोर्ट पेश की है उस पर बहस हो रही है और बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि वो रिपोर्ट असेंबली में पेश की जाएगी। देखो साहब, वो अनवर मानेपाड़ी पूछो, ये मेरे को मालूम नहीं। यानी कि आपका क्या स्टैंड होगा? अनवर मानेपाड़ी की रिपोर्ट पर आपका क्या स्टैंड होगा? जो असेंबली डिसाइड करते उसको मान के चलेंगे। वक्फ बोर्ड क्या कदम उठाएगा? क्या वक्फ बोर्ड रोकेगा इस रिपोर्ट को? जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट 96 को उन्होंने इन्फॉर्म करना, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना। सेंट्रल गवर्नमेंट असेंबली को इन्फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को इन्फॉर्म करेंगे। 98 के अंदर कंट्री टू द वक्फ एक्ट वक्फ डिड जो भी इतला देते हैं उसके बराबर हम एक्शन लेंगे। तकरीबन 3.5 साल के बाद जो है वक्फ बोर्ड बना है। काफ़ी सारे मसाइल हैं वक्फ के सामने, वक्फ के कई ढेर सारे मसाइल हैं। मेरे कोई ऐसा कोई मैं नहीं समझता मसाइल है, ये पूरा मसाइल 1 महीने के अंदर ख़त्म करेंगे। कोई एक नया मंसूबा यहाँ पर आपके जहन में है जिसे आप यहाँ पर जाहिर करना चाह रहे हैं? मैं क्या है, आने वाले दिनों में जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे डेवलप करेंगे। जो हमारे गरीब गुरबा हैं उनको मकानात देने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रियासती वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, जो दूसरी मरतबा बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं और उनका यही कहना है कि वो रियासती वक्फ बोर्ड की वक्फ इमलाक की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कैमरामैन राइडो के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। मगरबी बंगाल के बांकुड़ा में एक वाटर टैंक देखते ही देखते मुनहदिम हो गया। हालांकि उसे 3 बरस पहले ही तामीर किया गया था। इस पर 165 करोड़ रुपए भी खर्च हुए थे। गांव वालों ने कई बार खस्ताहाल टंकी के बारे में मुताल्लिका महकमे को इत्तला दी थी, लेकिन उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया।
शाह कॉलोनी खरियू पामपोर के रहने वाले महकमा पीडीपी के एक डेली वेज मुलाजिम 1 साल पहले एक खंबे से गिरकर माजूर हो गए हैं। उनको अभी तक महकमे की जानिब से कोई इमदाद तक फराहम नहीं की गई। उनके अहले खाना कसमपुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। पेश है सैयद मंजूर की ये रिपोर्ट। महकमा पीडीडी में काम करने वाला शाह कॉलोनी खरियू पामपोर का खुर्शीद अहमद भट्ट नामी डेली वेज मुलाजिम लगभग 1 साल से इसी तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ है। 1 साल कबल चंदहारा पामपोर में बिजली लाइंस की मरम्मत के दौरान खंबे से गिरने की वजह से इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। खुर्शीद अहमद इसकी वजह से जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया। वो 22 बरसों से महकमे में बतौर डेली वेजर काम कर रहा था। इस हादसे के बाद महकमे ने भट्ट की खबर तक नहीं ली और न ही अभी इनकी तनख्वाह वागुजार की गई है। मूवमेंट करान कहें तन पे बोन को में मूवमेंट गसान कहें हेर को मूवमेंट गसान मे 3 नफर थो तुलान पे को नमो यारो दोस्तों होर योर कोरुक मदद में मगर डिपार्टमेंटन को मे कह मदद चाहे 10 ज़नान चाहे 5 ज़नान चाहे 20 ज़नान क्या ज़नान पकन पन्निस अयाल जंजालस पकन ड्यूटी दौरान गो अमिस एक्सीडेंट अमिस गो कमर किस पानस कह सहारे ये हमसायों कोर और योर संभराय रपी दह तो वनुक तम करो मगर ये योकुन कह सहारे क्या करो बच्चे वन दपान पर्वे मम्मी कत अनक कोत गक पर्वे गो तेल मजूर करने वन दवा अकिस जख्म गमत इन अलग दवा हुत अलग दवा बहुत वन पे पावे और योर करान तो लागान अचस लोग तना दिन अम डिपार्टमेंट वालों नजर योर तिमन पाई कि अमिस यह गसान तुलन 3 नफर 3 नफर पे तुलन तमो दिन तन पे नजर ना तन खा त्रान ना कह पन्नस मज डिफिकल्टी गसान घर प्रेशर पानस पे पवन वातो मरिस मज फाक तो लगान तो अमिस बहान कि लगान रेतस 4,000 दवा। खुर्शीद अपने घर का वाहिद कमाव था। इस हादसे से इनके 2 छोटे बच्चों और इनकी अहलिया पर गमों का पहाड़ टूट गया है। बच्चों की तालीम जारी रखना भी मुश्किल हो गया है। खुर्शीद की अहलिया का कहना है कि इनकी अद्वियात पर माहाना कसीर रकम खर्च होती है, जिसका इंतजाम करना इनके लिए मुश्किल हो गया है। इनका कहना है कि अब इनके पड़ोसी इनकी मदद करते हैं। भट्ट के अहले खाना को मलाल है कि जिस महकमे के लिए उन्होंने ये कुर्बानी दी उसने अभी तक इनकी कोई मदद नहीं की। गिंदान बागन लकटन शुरन पे आज यूथ मुश्किल कि हेकान घर नबर नीर बिचार कहें इन प्रॉब्लम मन पोस कहें मन तोमुल गर कहें बाकी बाकी अखराजात अम किन बिचार मुश्किल गसान तो ये रूद वसान मकानस अत कोर पान वन कमेटी मदद कोरुक अमे किन दूत कहें बाकी कहीं डिपार्टमेंट वोल ब्रो पकान। खुर्शीद अहमद ने मुझे कल फोन पे बात की। उन्होंने बोला कि मुझे अब खाने पीने रहने सहने के लिए कोई ग़िज़ाई अजनास नहीं है। इसीलिए मैं हुकाम बाला से ये कहना चाहता हूँ, अगर खुर्शीद अहमद 1 साल गुजरने के बाद अभी तक डिपार्टमेंट टस से मस नहीं हो रहा है, अब मैं ये हुकाम बाला से ये कहना चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, खुर्शीद अहमद को एक्स ग्रेशिया रिलीफ या कंपनसेशन दे दीजिए। महकमा पीडीडी में काम कर रहे डेली वेज मुलाजमीन मुसलसल सरापा एहतजाज हैं। इनकी मांग है कि इन्हें मुस्तकिल किया जाए और जो डेली वेज मुलाजमीन अपनी खिदमात अंजाम देने के दौरान माजूर हुए हैं उनकी बाज आबादकारी को जल्द यकीनी बनाया जाए। अब देखना ये होगा कि मुतलकीन इस सिलसिले में क्या इक़दामात करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सैयद मंजूर की रिपोर्ट। और आसाम से बड़ी खबर, आसाम में 600 से ज़ायद मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की है। इसमें उल्फा के 50 मिलिटेंट भी शामिल हैं। सबसे अहम बात कि आसाम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल की खास तकरीब सरेंडर तकरीब में इन मिलिटेंटों ने ये खुद सुपुर्दगी की है। GMCH स्टेडियम में इस तकरीब का इनेकाद किया गया था।
इसे सरेंडर तकरीब का नाम दिया गया। तो आसाम से बड़ी खबर, जहां 600 से जायद मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की है। सबसे अहम बात यह कि उल्फा के 50 मिलिटेंट भी इसमें शामिल हैं। आसाम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल सरेंडर की तकरीब में खुद सुपुर्दगी की गई। GMCH स्टेडियम में इस तकरीब का इनेकाद किया गया था और इस तकरीब को नाम दिया गया सरेंडर तकरीब, जिसमें 600 से जायद मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की। और बिहार की सियासत से बड़ी खबर, JDU के कौमी सदर और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार ने पवन वर्मा और प्रशांत किशोर को नसीहत की है कि जिसको जहां जाना है वो जाए। विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, भले ही वो हम लोगों की इज्जत न करें। ये उनका अपना निर्णय है, जहां जाना हो वहां जाएं, हमको कोई उस पर एतराज नहीं है। लेकिन आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जनता दल यूनाइटेड को समझने की कोशिश करिए। कुछ लोगों के बयान से जनता दल यूनाइटेड को मत देखिए। जनता दल यूनाइटेड बहुत ही दृढ़ता के साथ अपना काम करती है और कुछ चीज़ों पर हम लोगों का जो स्टैंड होता है बहुत साफ होता है। एक भी चीज़ के बारे में हम लोग किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहते। लेकिन अगर किसी के मन में कोई बात है तो आकर के विमर्श करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। उसके लिए अगर वो ज़रूरी समझे तो पार्टी की बैठक में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का वक्तव्य देना, आप खुद देख लीजिए, ये कोई आश्चर्य की बात है कि किस तरह का वक्तव्य आप दे रहे हो कि हमसे क्या बात करते थे। अब हम कहेंगे कि हमसे क्या बात करते थे, ये सब कोई तरीका है? तो इन बातों को छोड़ दीजिए। मुझे फिर भी सम्मान है और इज्जत है, लेकिन जहां उनको अच्छा लगे वहां जाएं। नीतीश कुमार जी ने भी तो यही कहा था ना कि नहीं हमने आश्वस्त किया है पीके को। पीके ने भी सीएम से मिलकर कहा कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री जी का समर्थन प्राप्त है, बिहार में CAA लागू नहीं होगा, NRC लागू नहीं होगा। तो अब JDU के लोग अपने उस बात से मुकर क्यों रहे हैं? आज ही मैंने देखा कि कई नेताओं के बयान है कि पीके के ऊपर कार्रवाई होगी। तो अगर JDU के अंदर कोई नेता सच्चाई को रख रहा है या जन भावनाओं का प्रकटीकरण करता है, तो नीतीश कुमार जी या उनके लोग ऐसे लोगों को निकालने की धमकी क्यों दे रहे हैं? या तो फिर नीतीश कुमार जी दोहरी बातें करते हैं, एक बार फिर इससे प्रमाणित होगा। और जो भी देश हित में बात करता है, समाज हित में बात करता है और NDA और RSS के जो एजेंडा है उसके खिलाफ में बोलता है, उस पर कार्रवाई करने की बात करती है ये JDU। और इसी तरह का बयान आया है और प्रशांत किशोर जी पर भी कार्रवाई करने की बात चल रही है। तो हम समझते हैं कि जो देश हित में बात करेगा उसको JDU पार्टी से निकालेगी, RSS और BJP के खिलाफ में बोलेगा उसको पार्टी से निकालेगी। देश की जनता, बिहार की जनता सब देख रही है क्या हमको करना है। और बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, इसके लिए सीधे रुख करेंगे। मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रवि एस। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, पहले प्रशांत किशोर जो हैं वो लगातार नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं और अब पवन वर्मा का भी बयान सामने आया है। सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है JDU में। देखिए, नीतीश कुमार के जो बयान आज आए हैं और उनके जो लहजे हैं बिल्कुल तल्ख हैं और उनसे दो बातें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अब नहीं चाहते हैं कि ये चुनावी साल है और आने वाले कुछ महीनों में जो है वो सीटों का बंटवारा होगा और उसमें भी काफी कुछ सोचना होगा। उससे पहले जिस ढंग से बयानबाजियां लगातार पार्टी स्टैंड के खिलाफ पवन वर्मा हो या फिर प्रशांत किशोर करते रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनके कारण पार्टी की फजीहत उठानी पड़ रही है। इसीलिए देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो उनके बात है उनके मायने सिर्फ ये निकाले जा रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में NDA के साथ जो BJP के साथ गठबंधन है वो बिल्कुल अटूट है। वो ये इस बात का संकेत दे रहे हैं कि उसमें कोई चाहते नहीं कि किसी रंग का बिखराव हो। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी को भी अगर पार्टी से बाहर जाना है तो वो जा सकते हैं, किसी ने नहीं रोका है। मतलब साफ है कि पार्टी की बगावत, पार्टी लाइन से ऊपर हटकर किसी को बोलने की इजाजत नहीं है।
पिछले कई दिनों से हमने देखा था कि यहाँ पे बलियावी हो, उन्होंने बयान दिया था एनआरसी के मुद्दे को उठाते हुए पार्टी लाइन के खिलाफ। फिर प्रशांत किशोर जो है वो लगातार बात उठाते रहे हैं। पवन वर्मा ने तो बिल्कुल बाकायदा चिट्ठी लिख करके आरएसएस के साथ संबंधों को याद दिलाया नीतीश कुमार को। तो कल जो है प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जो जदयू के हैं, उन्होंने हिदायत दी थी, लेकिन आज खुद नीतीश कुमार को मोर्चा संभालना पड़ा और उनके बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि जदयू में कोई भी पार्टी लाइन से अलग बयान नहीं दे सकता। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर क्या रुकते हैं या फिर आने वाले दिनों में फिर बयानबाजियां करते हैं। और रवि एक और अहम बात जो देखने वाली है कि अपोजिशन जो है, चाहे वहां पर किसी भी पार्टी का नाम ले लें, अपोजिशन भी वेट एंड वॉच का जो है उसने रास्ता फिलहाल अपनाया है हमलाबाद में। जी बिल्कुल हिना, देखिए विपक्ष के लिए ये बड़ा सूट कर रहा है ये समय। कल तक प्रशांत किशोर को यही आरजेडी और कांग्रेस जो है वो कोसते रहे हैं उनको बयानों को लेकर के, लेकिन आज जिस ढंग से बयानबाजियां हो रही हैं प्रशांत किशोर की तरफ से, पार्टी के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं उसको समर्थन कर रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस दोनों अब ये कहने लगे हैं कि ये पार्टी में लोकतंत्र नहीं है और जो बात उठाई जा रही है उसको निकालने की बात कही जा रही है। तो इस बिना पे आरजेडी और कांग्रेस भी ये चाह रही है कि ये अच्छा मौका है, ये राजनीति साधने की कोशिश है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए जिस ढंग से चुनावी साल है, चुनावी साल जी, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा, बिहार की सियासत में क्या उथल पुथल होगी, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और इस वक्त बेहद अहम खबर दिल्ली से, शाहीन बाग पर मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है। शाहीन बाग के एहतजाजियों को हटाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम शाहीन बाग के एहतजाजियों के साथ खड़े हैं। तो बड़ी बात इस वक्त, बेहद अहम खबर, शाहीन बाग पर मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है। शाहीन बाग के एहतजाजियों को हटाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम शाहीन बाग के एहतजाजियों के साथ खड़े हैं। यानी मनीष सिसोदिया ने शाहीन बाग में हो रहे एहतजाज की हिमायत की है। दिल्ली हुकूमत ने बिलाखिर शाहीन बाग एहतजाज पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और शाहीन बाग के एहतजाजियों के साथ इजहार यगानगत किया है, उनको हिमायत दी है। तो बड़ा बयान इस वक्त दिल्ली से सामने आ रहा है, जहां दिल्ली हुकूमत ने शाहीन बाग के एहतजाज पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और शाहीन बाग में हो रहे एहतजाज की हिमायत की है। तो दिल्ली की सियासत पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इस वक्त बड़ा बयान, शाहीन बाग का जो एहतजाज जो लगातार कई दिनों से जारी है, बल्कि इस पर यह भी कहा जा रहा था कि आखिर दिल्ली हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो सामने क्यों नहीं आ रहा, आप क्या कुछ कहती है। और अब मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शाहीन बाग के एहतजाजियों को हटाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और नाज़रीन, अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली में, जहां जश्न जमहूरिया में फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है। Coming up next, the soldiers' selfless service to the nation. It showcases the theme, Force Behind the Force. The veterans, by virtue of their service, are multi-skilled in various sectors and continue to serve the nation long after retiring from service. They are ably armed by the various programs of the Skill India mission and thereby continue to contribute to nation-building process. As the veterans tableau goes past the salute dares, setting the stage for the arrival. तो नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे थे दिल्ली का राजपथ, जहां जश्न जमहूरिया की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल यहां पर जारी है। हिंदुस्तान की फौजी ताकत का मुजाहरा।
जय जय भारत देश. The sort of man he cannot live without. I'd like to be the man that bravery and acts of vigor to the children. मरकजी हुकूमत मुल्क को दरपेश पानी की किल्लत का सामना करने के लिए मरहलेवार कई इक़दाम उठा रही है और इस कदम में सैकड़ों ऐसे माहिरीन भी शामिल हो रहे हैं जो कि पानी की किल्लत से बचने के तरीक़े और इनके लिए तकनीकी सलाहियतों को बरूए कार ला रहे हैं। इससे न सिर्फ अरबों लीटर पानी की बचत हो रही है बल्कि दुनिया को एक मौसर एक वाज़ेह पैगाम भी जा रहा है। तो आप देखिए हमारी ये बेहद ख़ास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। रेतस जो हमने नाम लिया वो संस्कृत नाम है जिसका मतलब है बारिश की एक बूंद। हमारी कंपनी वातावरण संचालन और वाटर कंजर्वेशन पे काम करती है पैन इंडिया बेसिस पे। हम 3 पार्टनर, मैं, प्रियंका और नीरज, हम लोग जाम में फंस गए। बारिश के कारण इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था कि इसका कोई मतलब नहीं था। बारिश में की वजह से जो पानी का स्तर है वो ऊपर की जगह नीचे जाता आ रहा है। तो हमने सोचा कि इससे ये डबल सॉल्यूशन होगा जहाँ हम फ्लड को भी सॉल्व कर सकते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही टेक्निकल चीज़ है जिसमें हमें एक्विफर के बारे में पता करना होता है कि कहाँ पे एक्विफर है, किस लेवल पे पानी आ रहा है, क्या क्या काम करना होता है, कहाँ पे पानी को हम रिचार्ज करें और जो पानी की क्वालिटी है वो कैसी है कि हम रिचार्ज कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए हम लोग ये पूरा सिस्टम करते हैं। अब जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने में पहले आरसीसी टैंक में बोल्डर, ग्रेवल, सैंड डालते थे, उसमें उसको क्लीन करना मुश्किल होता था। उसके लिए हमने ये रिसाइकिल पॉलीप्रोपिलीन का रेनमैक्स टैंक यूज़ किया है जिसमें क्लीनिंग बहुत इजी है और इसको हम रैप कर देते हैं नॉन वोवन क्लॉथ जियोटेक्सटाइल से, जिसके थ्रू खाली पानी पर्कुलेट होता है। हमने गांव वालों से मिले, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बारिश के टाइम में यहाँ पे फ्लड आ जाता है और गर्मी में हैंडपम्प भी काम नहीं करते। रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है पानी ना होने के कारण। हाल ही में हम लोगों ने एक तालाब गाजियाबाद में ख़त्म किया है और जिसको हमने जो पूरा सीवर जाता था उसको सीवर को डाइवर्ट करके मेन नाले में पूरा एक तालाब बनाया है। पहले जहाँ अब तालाब है वहाँ पहले बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी, कूड़ा कबाड़ा बहुत कुछ था, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि लगता नहीं था कि वो तालाब है। लेकिन हाँ अब खुदने के बाद वो तालाब प्रॉपर तालाब लग रहा है।